हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूं तो ये वीडियो हमारे प्रारंभ 3 बैच से रिलेटेड है, बट स्टिल आप इसको बिल्कुल लास्ट तक देख सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में। तो इसको जरूर से देखना बिल्कुल एंड तक। इन केस अगर आपको इस फाउंडेशन बैच के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पर ओनली आईएएस प्रारंभ बैच लिख के सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप video.onlyIAS.in पर जाके विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको बंडल कोर्स के अंदर में प्रारंभ 3 बैच मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल विदाउट डिलेइंग इट फर्दर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर हम समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम डिबेट का पार्ट बना। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे उन पैरामीटर्स को जिसके बेसिस पे किसी भी इकोनॉमी को हम सस्टेनेबल इकोनॉमी कह सकते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक टाइमलाइन जो भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इस टॉपिक को होलिस्टिकली समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आया है आपकी ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट से जो 1987 में पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जहां पर प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को इस तरह से लिमिट किया जाता है या इस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि वो हैम्पर ना करें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। यहां पर आप एक कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब ये जो धरती है या इसके जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं दिए, बल्कि ये एक उधार है जो हमारी आने वाली जनरेशन ने हमें दिया है। तो इस वजह से हमें इसको संजो के रखना चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 इंसान हैं, एक है अनिल और दूसरा है मुकेश। दोनों को ही इनके फादर ने 1-1 करोड़ रुपया दिया। अनिल ने अपने पैसों को बहुत जल्दबाजी में गलत जगह इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से इसको बहुत सा नुकसान देखने को मिलता है और अब इसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए बचे हैं। वेरएज मुकेश बहुत सोच समझ के अपने पैसों का इस्तेमाल करता है और अब इसके पास बढ़कर 100 करोड़ रुपया हो गया है। दोनों ही केसेस में जो आने वाली जनरेशन है ये पैसा उनको ट्रांसफर होगा। अब अनिल के केस में पैसा कम होने की वजह से अब इनके बच्चों के लिए लिमिटेड चॉइसेस ही बची हैं। वेयरएज मुकेश ने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अब आने वाली जनरेशन के पास इतना पैसा है कि उनके पास अब बहुत सी चॉइसेस हैं। तो इस केस में जो अनिल ने इन्वेस्टमेंट की वो थी अनसस्टेनेबल। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जिसकी वजह से अब फ्यूचर जनरेशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने डिसीजन ढंग से ले सकें। वेयरएज मुकेश ने समझदारी दिखाई और अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली मैनेज करते हुए ना केवल उन्हें उसी लेवल पे मेंटेन किया बल्कि उससे बढ़ाया ही है, जिसके कारण आने वाली जनरेशन के पास बहुत से ऑप्शन खुले हैं। तो ये मुकेश वाला केस ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि किन कारणों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल डिबेट का पार्ट बना। तो बात है 1750 की, जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। एक तर्क दिया जाता है कि लोगों की भलाई के लिए हमें चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए रिसोर्सेज। देखते ही देखते ये नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारा एनवायरमेंटल डिप्लीशन। इन एनवायरमेंटल डिप्लीशन के कारण आज हम बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और पोल्यूशन जैसी समस्याएं, जिनकी बदौलत आज ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे भी एक सवालिया निशान है। एनवायरमेंट के एक्सप्लॉयटेशन के 2 मेजर कारण हैं। एक तो है चेंजिंग लाइफस्टाइल। वो क्यों? अब हर घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हर घर में 2 से 3 फोन मिलते हैं, उसके अलावा गाड़ियां और बहुत से गैजेट मिलते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, एसी। तो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए
हमें चाहिए बहुत सा रिसोर्स, और इस रिसोर्स कंजप्शन की वजह से हम देखते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1750 में, तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी अराउंड 1 बिलियन, और अब बढ़कर यह हो चुकी है 7 से 8 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा रिसोर्स, और जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन लाजमी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें यह कहता है कि हमें किसी भी रिसोर्स को अगर यूज करना हो तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप कोल को बर्न कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इस कोल बर्निंग का क्या इंपैक्ट होगा फ्यूचर जनरेशन पे, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो यह कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो चुका होगा, बट अब इसकी थोड़ी डेप्थ में चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 वर्ड से बना है, एक सस्टेनेबल, दूसरा है डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम डेवलपमेंट वर्ड को समझते हैं, और इसे समझने के लिए हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा ग्रोथ से। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टूल है जिसमें हम मेजर करते हैं सिर्फ इकोनॉमी का साइज। मतलब अगर एक इकोनॉमी 100 रुपए की थी और अब बढ़कर वो 107 रुपए की हो गई है, तो ये जो 7% इंक्रीज है, ये दिखाता है ग्रोथ। क्या ये बढ़े हुए रिसोर्स सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसे दर्शाता है आपका डेवलपमेंट। यहां पर ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, जिसका मतलब है कि कितनी इंप्रूवमेंट आई डेवलपमेंट से ह्यूमन लाइफस्टाइल में। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल इंक्लूजन, मतलब सबका साथ और सबका विकास। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि इन रिसोर्सेज को जब आप यूज कर रहे हो तो कम से कम डैमेज हो आपके एनवायरनमेंट पे। इसी को हम कह देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि इस वेन डायग्राम में ये डार्क शेडेड एरिया शो कर रहा है, मतलब कि जहां पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक साथ मीट करती है, उसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सबका साथ, सबका विकास और एनवायरमेंट को बचाने का प्रयास, ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर हमारे एफर्ट्स ये रहते हैं कि हम एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर बनाएं, जहां पर हम खत्म कर सकें सभी प्रकार के शोषण को, हम रिसोर्सेज को बेटर वे में मैनेज कर सकें और एक ऐसा फ्यूचर तैयार करें जो हर खतरे से निपटने के लिए सक्षम हो। और इसे अचीव करने के लिए आपको 4 पैरामीटर्स को फुलफिल करना होता है। पहला है कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा है इक्विटी अमंग इंटर और इंट्रा जनरेशन, तीसरा है जेंडर डिस्पैरिटी और चौथा है डाइवर्सिटी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक घर है और इस घर में इतने रिसोर्सेज हैं कि ये 4 लोगों की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये पॉपुलेशन विद इन कैरिंग कैपेसिटी है इस घर की। बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन यहां पर 4 और लोग रहने आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं जो कैरिंग कैपेसिटी है इस घर की, वो डिक्रीज होने लगी है। इस सिचुएशन को कह देते हैं हम बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हाउस। दूसरा सिनेरियो ये है, मान लीजिए इस घर में अभी भी 4 लोग ही रहते हैं, बट एक टाइगर आके इस घर में रहने लग जाता है। अब खतरा है इन 4 लोगों की जान को, तो इस वजह से ये जो टाइगर की पॉपुलेशन है यहां पे, ये इस घर की कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो आइए डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज, मतलब सिर्फ एक ही स्पीशीज या कुछ गिवन स्पीशीज के इंडिविजुअल जिसे सस्टेन कर सके एक गिवन स्पेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। ये आपकी अर्थ की कैपेसिटी को शो करता है कि कितना इजीली वो ह्यूमन पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर हम एनवायरनमेंट की एबिलिटी को भी चेक करते हैं कि कितना आसानी से एनवायरनमेंट अपने आप को रिस्टोर कर सकता है फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं या जो भी डिस्ट्रप्शन हुई है ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। अब कैरिंग कैपेसिटी के लिए कुछ मेजर थ्रेट्स इस प्रकार हैं। मोनोकल्चर 2 तरह के थ्रेट प्रोड्यूस करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। पहला, मान लीजिए
क्रॉप में वैरायटी नहीं है तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं नई वैरायटी डेवलप नहीं होगी उस क्रॉप की, और अगर नई वैरायटी डेवलप नहीं होगी तो पुरानी वैरायटी में डिजीजेस के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और जिसकी बदौलत बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है इन्वायरमेंट पे। अब दूसरा खतरा यह है, जो रिसोर्सेज की डिमांड होगी मोनोकल्चर में वो सेम टाइप के रिसोर्सेज होंगे। अब अगर सेम टाइप के रिसोर्सेज हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी नेचर में और जिसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और उसके कारण भी एनवायरनमेंट अब सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सेकेंड रीजन इज पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही नेचर की एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगी क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज होगी। जितनी नेचर की एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज होगी उतना ही नेचर डिग्रेड होगा और उसकी रिस्टोरिंग कैपेसिटी उतनी ही डिक्रीज होती रहेगी और जिसके कारण नेचर की कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग या डिफॉरेस्टेशन। दोनों ही केसेस में जो सॉइल बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे ग्रासेस या रूट्स ऑफ प्लांट, इन दोनों को ही हम खत्म करते जा रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा। अगर सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा आगे चलकर जो एरिया की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन करेगी। अब वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी जिसकी बदौलत उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो थे मेजर थ्रेट्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को इनहेंस कैसे किया जा सकता है? तो वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब अभी हम 3 टाइम खाना खाते हैं बट आने वाले वक्त में मान लीजिए साइंस तरक्की करता है और एक टैबलेट ली जाए और आपको काफी लंबे समय तक फूड खाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देगी नेचर की। वेयर एज दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी डिमांड ही कम कर लीजिए। रिसोर्सेज की डिमांड कम होगी तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो अपने आप कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। मतलब हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपने लालच के अनुसार। इक्विटी अमंग जनरेशन। यहां पर पहले हम समझते हैं इक्विटी क्या होता है। मान लीजिए यहां पर 3 इंसान हैं, राजू, श्याम और बाबूराव, और इन तीनों के पास कुछ रिसोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए बाबूराव के पास है 1000 रुपए, श्याम के पास है 700 और राजू के पास है 500 रुपए। मेरे को इंश्योर करना है कि इन तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं राजू को 500 रुपए दूंगा, साथ के साथ शाम को दूंगा 300, बाबूराव को दूंगा मैं 0 रुपए। तो अल्टीमेटली राजू के पास भी 1000 रुपए है, शाम के पास भी 1000 रुपए है और बाबूराव के पास भी 1000 रुपए है। तो इस तरह के एफर्ट को हम कह देते हैं इक्विटी। अब यहां पर बात हो रही है ऐसी इक्विटी अमंग जनरेशन। धीरू भाई ने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दिया था अनिल को, तो अनिल इंश्योर करेगा कि ये 1 करोड़ का 1 करोड़ ही बना रहे, ताकि जब ये अपनी आने वाली जनरेशन को पैसा दे तो कहीं ना कहीं उनके पास भी उतने ही रिसोर्स मेंटेन रहें जितने कि अनिल के पास थे उसके फादर से। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी और एक्सेस हो रिसोर्सेज का, चाहे वो धीरू भाई हो, अनिल हो या अनमोल हो, इन सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी हो और एक्सेस हो रिसोर्सेज का। इक्विटी का मतलब है फेयरनेस एंड जस्टिस, जहां पर हम किसी के भी राइट और अपॉर्चुनिटी को वायलेट ना करें। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें कंजर्व करे। यहां पर आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है करंट और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के बीच में, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि ये जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रहे थ्रू आउट दी जनरेशन। नाउ इक्विटी अमंग इंट्रा जनरेशन, मतलब कि अनिल और मुकेश के बीच में रिसोर्सेज की प्रॉपर डिवीजन, दैट इज इक्विटी बिटवीन इंट्रा जनरेशन। अगर हम इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है रिसोर्सेज की, ये डोमेस्टिक लेवल पे भी हो, साथ के साथ ग्लोबली भी हो। मतलब जितने रिसोर्सेज एवरेज यूएस सिटीजन को मिल रहे हैं उतने ही रिसोर्सेज मिले एवरेज इंडियन सिटीजन को भी।
इसी को कहते हैं हम इक्विटी अमंग जनरेशन। इसको अचीव करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, यहां पर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से इन एरियाज में आप देखते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण जो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो फासला है रिसोर्सेज की कंजम्पशन का और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी के लिए कई डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर वेरियस इंटरनेशनल और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं, और इसी को कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब नेचर को बचाने के लिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। बिकॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने टाइम पे तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके खुद को डेवलप कर लिया है, और कहीं ना कहीं अब ये हमें लेसन सिखा रहे हैं कि वी शुड नॉट यूज दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम। इसी को आगे चल के टर्म दी जाती है ग्रीन इंपेरियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर इंडिया कोल को अब यूज करता है, तो कहीं ना कहीं यूरोप से आने वाले फंड्स में अब सैंक्शन लग जाएगी पोस्ट 2022, क्योंकि यूरोप ने फैसला लिया है कि जो कोल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोई भी एनर्जी सोर्स होगा, उनमें वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे फैसलों से कहीं ना कहीं इन डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनके पास ना तो इतने रिसोर्सेज हैं और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि ये इन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कॉम्पीट कर सकें, और इसी को टर्म किया गया है ग्रीन इंपेरियलिज्म। नेक्स्ट वन इज जेंडर डिस्पैरिटी। यहां पर हम देखते हैं कि विभिन्न जेंडर्स के बीच में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर्स हो, इनके बीच में कितनी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब कितना भेदभाव है, वो आपको बताता है कि डेवलपमेंट कितनी सस्टेनेबल है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है, there is no chance of welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. यहां पर कहने का यह मतलब है, you cannot ensure a progress of a nation if only half of its population is working. मान लीजिए 100 करोड़ की भारत की आबादी है और इसमें से 50 करोड़ वुमेन्स हैं और 50 करोड़ मेंस हैं। अगर सिर्फ ये 50 करोड़ मेंस ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेड अमाउंट तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। सभी मिलकर इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, लंबे समय तक हम इसे सस्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे कुछ गैप्स को, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, इकोनॉमिक या सोशल फ्रंट पे। पॉलिटिकल फ्रंट पे कैसे? मान लीजिए आज की डेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वुमेन्स को, बट ज्यादातर ये वुमेन्स अपने घर के मेल्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब एक्चुअल में डिसीजन लेते हैं या तो उनके फादर, हस्बैंड या ब्रदर। तो कहीं ना कहीं ये एक कठपुतलियां बन के रह गई हैं। तो इन्हें पॉलिटिकली इंपावर करने की जरूरत है। इकोनॉमिक एंगल पे बात करें तो वुमेन्स के पास इतनी चॉइसेस नहीं होती, बिकॉज मेजॉरिटी वुमेन्स इंडिया में क्या है, हाउसवाइफ, और इनके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फैमिली न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो। और इसी वजह से इन दोनों ही पर्सपेक्टिव के कारण इनके पास जो सोशल चॉइसेस हैं वो भी लिमिटेड रह जाती हैं। हमें जरूरत है वुमेन्स को एजुकेट करने की, सो दैट वो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली खुद को इंपावर कर सकें, और अल्टीमेटली वो इंपावर करेंगी सोसाइटी को। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा गढ़चिरौली महाराष्ट्र का। यहां पर क्या होता है, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ आदमियों को नौकरी दी जाती है। इनिशियली सब सही चल रहा था, आदमी पैसे घर पे लाता था और घर की औरतें इन पैसों से घर का राशन लेके आती थी। अब हुआ ये कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पास में ही एक शराब का ठेका खोल दिया। अब जितना पैसा आता था आदमी उसकी शराब पी जाता था। अब शराब पीने की वजह से
वो अपनी बीवी के साथ झगड़ा करता था। तो इस एरिया की जो महिलाएं थी वो इकट्ठा हुई और इस कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। आगे चलकर वो शराब का ठेका बंद कर दिया गया, इन महिलाओं को भी नौकरी पे रखा गया। बात की जाए इन्वायरमेंट चेंज की, तो महिलाएं सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होती हैं इन्वायरमेंट चेंज से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एरिया में पानी की कमी हो गई, तो जनरली जो महिलाएं हैं वो ही इन पानी को भर के लाती है और इन महिलाओं से इन इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी में कोई सलाह भी नहीं करता। तो जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि हम वन साइज फिट ऑल पॉलिसी अपना लेते हैं जो कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देती है उस एरिया की लोकल नीड्स को। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 जो बात करता है मिसिंग वुमेन के बारे में, इसमें यह कहा जाता है इंडिया में जो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है हेल्थ और न्यूट्रिशन का, इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं अपनी लाइफ खो बैठती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर में सबसे अंत में महिलाएं खाना खाती हैं और मान लीजिए कोई ऐसा परिवार है जहां पर 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं मिलती, ऐसे घरों में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये औरतें बिना खाना खाए ही सो जाएंगी। लॉन्ग टर्म में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी इन महिलाओं में और जिसके कारण इन महिलाओं की जान तक खतरे में आ जाती है। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन वुमेन्स ये एनीमिक हैं, मतलब खून की कमी है इनमें। वेयरएज बात की जाए जो औरतें 35 साल से बड़ी हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऐसी औरतें हैं जिनमें कैल्शियम की कमी है। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडियन वुमेन्स बहुत फ्रजाइल है एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन सभी जेंडर्स को इंक्लूड करेंगे, इवन द मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये डाइवर्सिटी होता क्या है। कितनी विभिन्न टाइप की स्पीशीज एक एरिया में मिलती है, दैट इज डाइवर्सिटी। मतलब अगर यहां पर काऊ मिल रही है, टाइगर मिल रहा है, ह्यूमन मिल रहे हैं, रैबिट्स मिल रहे हैं, तो यहां पर डाइवर्सिटी हाई होगी एज कंपेयर टू द एरिया जहां पर 1 या 2 स्पीशीज ही मिल रही हैं। ये जो लोकल कम्युनिटी होती है वो इस डाइवर्सिटी की कहीं ना कहीं कस्टोडियन होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि इन लोकल रिसोर्सेज को विद लोकल वैल्यूज कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये इवन मेंशन है एजेंडा 21 में, जहां कहा गया है कि नेटिव शुड बी ट्रीटेड एज कस्टोडियन ऑफ एनवायरनमेंट। एज पर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि कोपेनहेगन में हुई थी 1995 में, ये कहती है कि हमें बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए। मतलब अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं नेशंस की, तो सबसे पहले आप गांव को डेवलप करें। गांव से उसके आसपास का एरिया डेवलप होगा और वहां से पूरा नेशन और पूरा वर्ल्ड, जिसे हम गांधीयन कॉन्सेप्ट में ग्राम स्वराज भी कह सकते हैं। सिमिलर ऐसी ही एक स्टेटमेंट अर्थ समिट 1992 से भी निकल के आती है, जिसे हम रियो अर्थ समिट कहते हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि लोकल कम्युनिटी और एनवायरनमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है, बिकॉज दे हैव द मैनेजिंग स्किल और पोटेंशियल और नॉलेज टू मैनेज दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन देयर नियर बाय एरिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे ज्यादा पता होगा कि मेरी लोकेलिटी को कैसे कंजर्व करना है एज कंपेयर टू समवन सिटिंग इन दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइमलाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात है 1980s की, जब यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन फॉर्म किया जिसका नाम था कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कमीशन को हेड कर रही थी ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, जो कि उस टाइम नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। इस कमीशन की एक रिपोर्ट आई 1987 में जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को कई बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट पे ही बेस्ड है आपका एजेंडा 21 के 40 चैप्टर और साथ ही साथ 27 प्रिंसिपल जो रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे आए थे। इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया गया और डिफाइन किया गया, जिसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में देखी थी। बात की जाए एजेंडा 21 जो कि आउटकम थी रियो अर्थ समिट की, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है
जो बात करता है कि हमें ग्लोबली, नेशनली और लोकली सभी ऑर्गेनाइजेशन को मिलके कोशिश करनी होगी ताकि हम मिनिमाइज कर सके ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पे। ये जो आपका एजेंडा 21 है, ये रियो अर्थ समिट की 3 इंपॉर्टेंट आउटकम में से एक है, जो कि है आपका एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा सस्टेनेबल प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम HE टारगेट भी कहते हैं। इन्हें अडॉप्ट किया था मोर देन 178 कंट्रीज ने। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इस रियो अर्थ समिट के बाद एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह बनाया था दिसंबर 1992 में। यह इंश्योर करता है इफेक्टिव फॉलोअप ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें कोशिश यह भी की जाती है कि यह मॉनिटर करे और रिपोर्ट करे कि कैसा इंप्लीमेंटेशन चल रहा है एट लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे। यहां पर एजेंडा 21 में ये 21 का मतलब होता है 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात की है इस एजेंडा 21 में। इस समिट के कुछ फॉलोअप समिट्स भी हुए थे, जैसे Rio+5 जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसका मेजर एम यह था कि कैसे कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कन्वेंशन हुई थी 1997 में। इसके 5 साल बाद एक और कन्वेंशन होती है जिसे हम कहते हैं Rio+10, क्योंकि ये रियो समिट के 10 साल बाद हुई थी, तो ये 2002 में हुई। ये हुई थी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इस कन्वेंशन की मेजर आउटकम थी जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन, जहां पर सभी नेशन ने कमिट किया दैट दे विल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर यूएन ने भी कमिट किया दैट दे विल मूव टुवर्ड्स एजेंडा 21। अलॉन्ग विद दैट, इससे कुछ साल पहले पब्लिश हुए थे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसको भी फुलफिल करने की बात हुई इस Rio+10 में। 2012 में वर्ल्ड लीडर्स एक बार फिर मिलते हैं और इस बारी सिटी होती है रियो डी जेनेरियो। यहां पर वर्ल्ड लीडर्स फिर से रीअफर्म करते हैं अपनी कमिटमेंट टुवर्ड्स एजेंडा 21। ये 3rd इंटरनेशनल समिट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और यहां से निकल के आई आपकी रियो डिक्लेरेशन। यहां पर बात की गई कि जो भी कंट्रीज, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अडॉप्ट और इंप्लीमेंट करना चाहती हैं ग्रीन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, उनकी हेल्प की जाएगी। और इसी के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया पेज। ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था Rio+20 डिक्लेरेशन का। यहां पर सपोर्ट दिया जाता था सभी देशों को जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को रीफ्रेम करना चाहती थी अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ ही साथ ये असिस्ट करती है सभी कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 को अचीव करने में, जो बात करता है इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर मेजर 8 गोल्स आते हैं। इसे अडॉप्ट किया था ऑलमोस्ट 189 कंट्रीज ने और साइन किया था 147 हेड्स ऑफ नेशंस ने। ये आउटकम थी आपकी यूएन मिलेनियम समिट की, जो सितंबर 2000 में हुई थी। क्या मेजर गोल्स हैं इसके अंदर? पहला गोल है वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा गोल था वी विल अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा गोल था प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। चौथा गोल था दैट वी विल रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पांचवा गोल था इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स्थ गोल था आपका कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। सातवां गोल था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आठवां गोल था डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ऑल्दो इन गोल्स को अचीव करने में वर्ल्ड कुछ खास नहीं कर पाया, बट इन्हीं के बेसिस पे आगे चलकर बन के आते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी ड्यूरेशन है 2015 से 2030 तक। आइए अब इन्हें डिस्कस करते हैं। इनको हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इन्हें अचीव करने के लिए। बिकॉज मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स बहुत पुराने हो चुके थे, आउटडेटेड थे, तो इस वजह से इनके बारे में हमें इतना ज्यादा जानना
जरूरी नहीं है। शुरुआत करते हैं। पहला गोल है नो पॉवर्टी। इसको एलिमिनेट करने के लिए नेशनल लाइवलीहुड मिशन हमने स्टार्ट किए हैं, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में। मनरेगा स्कीम वो भी कहीं ना कहीं इसी से डील करती है। वेराज सेकंड गोल है जीरो हंगर, मतलब अब दुनिया में कोई भूख से नहीं मरेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसके अलावा मिड डे मील स्कीम्स, पोषण अभियान। इंडिया में ना केवल कैलोरीज के ऊपर फोकस किया गया है, बट फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर भी फोकस किया गया है अंडर पोषण अभियान। तो जीरो हंगर की बात करें तो वो कैलोरी से भी डील करता है और साथ के साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी डील करता है। थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे सुरक्षित मातृत्व योजना, पोषण अभियान, मिड डे मील। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं किसके? हेल्थ एंड वेलबींग इंश्योर करने के। उसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव है, जिसके अंडर हम इंश्योर कर रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन कर सके इंडिया में। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यहां पर भी गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब, ताकि इनोवेशन इंप्रूव करी जा सके। उसके अलावा रैंकिंग स्टार्ट की गई है इंस्टीट्यूशन की, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, अटल रैंकिंग्स। इन सब से कोशिश यह है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव की जा सके इंडिया में। रैंकिंग्स का फायदा यह है कि इंडिया लेवल पे हम वेरियस इंस्टीट्यूशन की कंपटीशन को इंप्रूव कर सकें, जिससे ये इंस्टीट्यूशन आगे चलकर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें। उसके अलावा कुछ सिलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का भी टैग दिया गया है, जहां पर इन्हें फंक्शनल ऑटोनॉमी दी गई है। नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। इसको इंश्योर करने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया है लोकल बॉडीज में वुमेन को, मतलब महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई है। ऑल्दो इस फ्रंट पे बहुत कुछ करे जाने की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसके लिए आपको याद रखना है जल जीवन मिशन को और उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान। इन दोनों इनिशिएटिव से हमने कोशिश की है कि हम क्लीन वाटर पहुंचा सके घर घर और इंप्रूव कर सके सैनिटेशन इंडिया में। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके लिए आप रूफ टॉप सोलर पैनल्स को इंक्लूड कर सकते हैं और साथ के साथ वेरियस इनिशिएटिव, जैसे आपने मेगा पार्क्स खोले हैं सोलर पावर प्लांट के लिए या विंड एनर्जी के लिए, उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा। उसके अलावा आजीविका योजना या ट्राइबल पीपल के लिए ट्राइफेड को स्टार्ट करना। ये कहीं ना कहीं ऐसे इनिशिएटिव है जहां पर हम इंश्योर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तो इंक्रीज हो ही हो, बट उसके साथ साथ डिसेंट वर्किंग कंडीशन भी मिले लोगों को। 9th वन इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें आपको याद रखना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें हमने बात की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर करेंगे, डिसेंट वर्क भी प्रोवाइड करेंगे काफी लोगों को। इनोवेशन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को याद रखना है और साथ के साथ वेरियस हैकाथॉन्स जो टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री कंडक्ट करवाती है फॉर इनोवेशन, उन्हें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसमें रिसेंटली जो ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए गए हैं उस लॉ को आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स को जो रिड्यूस करने की कोशिश करती है इनइक्वालिटी, स्पेशली जैसे हुनर से रोजगार तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक स्कीम है जहां पर एम्फेसाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयबिलिटी पे, ताकि जो भी आप स्किल अक्वायर करें उससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं स्मार्ट सिटीज का। उसके अलावा हृदय स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ये ट्राई कर रही है कि सपोर्ट कर सके उन सभी हेरिटेज साइट्स को जहां पर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। साथ के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आप इन योजनाओं को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऑल्दो इस एंड पे इंडिया में कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं है, बट अगर आपको कोई मिलता है इन अपकमिंग टाइम तो आप उसे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बात की जाए क्लाइमेट एक्शन की तो यहाँ पर आप नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 14th है हमारा लाइफ बिलो वाटर। यहां पर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन को मेंशन कर सकते हैं, जहां पर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कोस्टल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट किया जा सके, ताकि जो कोस्टल एरिया का पोल्यूशन है उसे हम रिड्यूस कर सके। उसके अलावा लाइफ ऑन लैंड, यहां पर आप बायोस्फीयर रिजर्व्स,
नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सभी को मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, इन सबको भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। 16th है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें आप भारत के पंचशील प्रिंसिपल को मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है आपका पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। यहां पर आप इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको मेंशन कर सकते हैं, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफर्ट किया है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके क्लाइमेट को। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एमडीजीज। जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए है, वेयर एज एमडीजीज की बात करें, ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। एमडीजी की टाइमलाइन थी 2000 से 2015 तक, वेयर एज एसडीजीज की टाइमलाइन है 2015 से 2030 तक। एसडीजी के अंडर ऑलमोस्ट 17 गोल्स आते हैं, जिसमें 169 टारगेट्स हैं। एमडीजीज की बात करें तो यहां पर 8 गोल्स आते हैं। एसडीजीज बहुत होलिस्टिक हैं एज दे कवर ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल इंक्लूजन हो या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, वेयर एज एमडीजीज में ये चीज नहीं देखने को मिली। उसके अलावा एसडीजीज में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि अगर हमें पॉवर्टी को खत्म करना है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। आई होप ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही हो आपके लिए, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द।